दिस इज नेहा अलवानी। वेलकम टू योर ओन लर्निंग चैनल नेहा ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्लास 10th चैप्टर पॉलिनोमियल्स, जो कि सेकेंड चैप्टर है। इसका मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड किया हुआ है। ये फर्स्ट था इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स, और जो मेरा सेकेंड वीडियो था उसमें मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज जो कि ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल्स पर बेस्ड था वो मैंने अपलोड किया था। अब इस चैप्टर का ये थर्ड वीडियो है जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ एक्सरसाइज 2.2 एंड 2.3 विच इज फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। तो ये जो चैप्टर है इसका इंट्रोडक्शन मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ, और इसके 2 वीडियो मैंने अभी अपलोड किए और एक मैंने बहुत पहले भी अपलोड किया था जिस पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस। तो आज हम पढ़ेंगे 2.2 एंड 2.3। वैसे तो 2.3 का मोस्ट ऑफ द पार्ट डिलीट हो गया है, तो जो भी आ रहा है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम 2.2 स्टार्ट करेंगे। तो 2.2 एक्सरसाइज पढ़ने से पहले हमें एक टॉपिक को रिवाइज करना पड़ेगा, वो है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड देयर रिलेशनशिप। तो क्या होता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल? जीरो का क्या मतलब होता है? एक्चुअली जीरो मतलब होता है सोल्यूशन। किसी भी पॉलिनोमियल का जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन मतलब ऐसा नंबर जिसको हम वेरिएबल की जगह पे पुट करेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे तो वो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल 2x + 3 ये आपका एक पॉलिनोमियल है, तो इसका जीरो क्या होगा? इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा? x के प्लेस में हम ऐसी वैल्यू पुट करेंगे सच दैट हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो आंसर हमें जीरो मिलेगा। मतलब हम यहाँ पर पुट करेंगे -3/2, 2 इंटू -3/2 + 3। देखिए हम x की जगह पे -3/2 पुट कर रहे हैं तो यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, -3 + 3 इसका वैल्यू क्या आएगा? जीरो आएगा। तो इसका मतलब जब हमने x के प्लेस में -3/2 पुट किया तब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आई। दैट मीन्स -3/2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, और वी कैन से -3/2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल। दोनों का मतलब सेम है, आइदर हम सॉल्यूशन बोल सकते हैं या फिर हम जीरो बोल सकते हैं। तो ये तो है लीनियर पॉलिनोमियल, इसीलिए इसका एक ही सॉल्यूशन है -3/2। अगर वो क्वाड्रेटिक होता है तो फिर उसके 2 सॉल्यूशंस होते हैं। तो कैसे हमको फाइंड करना है सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का? ये हमको पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो या सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें उसको फैक्टराइज करना होता है बाय द मेथड कॉल्ड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो कि आप क्लास 8th में पढ़ चुके हैं, क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। अभी हम फिर रिपीट करेंगे। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का, we have to find the zeros of the following quadratic polynomials and also we have to verify the relationship between the zeros। तो relationships क्या है वो भी मैं अभी आपको क्वेश्चन में एक्सप्लेन करती हूँ। So this is the question x² - 2x - 8 ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आई होप आपको पता होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। मैंने पिछले वीडियोस में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। जिसका डिग्री 2 होता है उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो इसका हमें जीरो पहले फाइंड करना है। 2 जीरोस होंगे इसके, बिकॉज दिस इज क्वाड्रेटिक, देयर आर 2 जीरोस। हाउ विल फाइंड? इसके लिए हमें इसे ब्रेक करना पड़ेगा, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा बाय द मेथड कॉल्ड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो क्या होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म? इसके लिए हम लोग जो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो ये होता है ax² + bx + c। अगर आपको स्प्लिटिंग के बारे में और अच्छे से समझना है तो मेरा एक और वीडियो है जिसमें मैंने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के ऊपर एक मैंने वीडियो बनाया, कैसे स्प्लिट किया जाता है वो मैंने एक्सप्लेन किया है। तो इधर a और c का पहले हम प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट करने के बाद आपको जो नंबर मिलता है उसके लिए आपको ऐसे 2 नंबर सोचने होते हैं जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो आपको लास्ट नंबर यानी कि c मिले, और उन दोनों नंबर को यदि हम प्लस करें तो हमें मिडिल वाला यानी कि b मिले। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर a क्या है? 1। ठीक है, x² का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, यानी कि a का वैल्यू है 1, और जो c है उसका वैल्यू क्या है? -8। अब हम a और c को पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं। ac का वैल्यू क्या है? -1 × 8 दैट इज -8। ठीक है, तो -8 आ गया हमारा ac का वैल्यू। अब आपको -8 के लिए 2 नंबर सोचने हैं जिन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो -8 मिले, और प्लस
हमें मिडिल वाला नंबर यानी कि -2 मिले। मल्टीप्लाई करने पर लास्ट वाला मिले, प्लस करने पर मिडिल वाला मिले। ऐसे दो नंबर्स हमको सोचने हैं। तो वो दो नंबर्स क्या हो सकते हैं? ऑफ कोर्स 4 और 2 होंगे। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8 होगा, और 4 को 2 से प्लस नहीं माइनस करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। बट हमें साइन लगाना होगा प्लस और माइनस का। तो दोनों में से दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे या एक नेगेटिव होगा, ये हमें सोचना पड़ेगा। तो अगर हम इसमें देखिए एक नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव है। प्रोडक्ट नेगेटिव तभी होता है जब दोनों नंबर्स में से कोई एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो, तभी वो नेगेटिव हो सकता है। तो चलिए ये चीज़ क्लियर हो गई कि एक नेगेटिव होगा। अब कौन सा नेगेटिव होगा वो हम पता करने के लिए मिडिल वाला नंबर देखेंगे। ये -2 है, तो -2 तब होगा जब 4 माइनस होगा और 2 प्लस होगा। -4 + 2 = -2। अगर हम 2 में माइनस लगा देंगे और 4 में प्लस लगा देंगे तो क्या होगा? +4 - 2 = +2 हो जाता है। लेकिन हमें +2 नहीं चाहिए, हमें -2 चाहिए। इसीलिए हम -4 लेंगे और +2 लेंगे। तो अब देखिए हमारे पास ये जो दो नंबर्स हैं वो मिल गए, वो है -4 और +2। अब हम क्या करेंगे? x² को एज इट इज लिखेंगे और जो -2x है इसको हम स्प्लिट करेंगे। ये बन जाएगा -4x + 2x। ये देखिए हमने मिडिल वाला जो टर्म था -2x उसको हमने स्प्लिट करके -4x + 2x लिखा है। इसीलिए इस मेथड का नाम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है, क्योंकि हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं और जो लास्ट वाला टर्म है उसको हम एज इट इज लिख लेंगे। अब हम क्या करते हैं? फर्स्ट दो टर्म और लास्ट दो टर्म का ग्रुप बनाते हैं और इन दोनों में हम कुछ कॉमन निकालते हैं। तो अब इसमें क्या कॉमन निकलेगा? x कॉमन निकलेगा। हमारे पास x - 4 बच जाता है। यहाँ पर क्या कॉमन निकलेगा? 2 कॉमन निकलेगा, तो हमारे पास x - 4 बच जाता है। अब ओवरऑल आप देखेंगे x - 4 दोनों में कॉमन है, तो वो हम बाहर निकाल लेते हैं x - 4 और x + 2 हमारे पास बच जाता है। ठीक है, अब इसके दो फैक्टर्स हमको मिलेंगे। जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसमें आपको हमेशा दो फैक्टर्स मिलेंगे। अब ये जो दो फैक्टर्स मिल रहे हैं यहाँ से आपको जीरोस मिलेंगे। हाउ? आप 1 बाय 1 दोनों को =0 करिए। एक बार हम x - 4 = 0 करेंगे तो यहाँ से x की क्या वैल्यू मिलेगी? 4। और एक बार हम x + 2 को =0 करेंगे तो यहाँ से x की क्या वैल्यू मिली हमें? -2. So we got two values from here. One is +4 and another one is -2. So these two are the zeros of the given polynomial. So we got both the zeros and they are +4 and -2, which are written by like this: alpha is equal to 4, beta is equal to -2. What are these alpha and beta? ये सिंबल है जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं जीरोस को। तो दिस इज कॉल्ड अल्फा। आप दोनों जीरोस में से किसी को भी अल्फा ले सकते हो, किसी को भी बीटा ले सकते हो। तो एक जीरो को हम अल्फा लेंगे और दूसरे जीरो को हम बीटा लेंगे। तो अब यहाँ तक हमारा आधा काम हो गया है, हमें जीरोस मिल गए हैं। अब हमें इसके आगे क्या करना है? हमें रिलेशनशिप को प्रूफ करके दिखाना है। ये दोनों जीरोस में एक रिलेशन है और उस रिलेशनशिप को हमें प्रूफ करके दिखाना है। अब रिलेशन क्या है? पहला रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू -b/a। ये b और a का वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगा? हमारे पॉलिनोमियल से। यहाँ पर a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -2 है और c का वैल्यू -8 है। अगर आप इसको कंपेयर करें जो स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉलिनोमियल का, x² का जो कोएफिशिएंट होता है वो a का वैल्यू होता है। तो यहाँ x² का कोएफिशिएंट 1 है, तो दैट इज a की वैल्यू 1 होगी। जो x का कोएफिशिएंट होता है वो b होता है, तो यहाँ x का कोएफिशिएंट -2 है, इसलिए b का वैल्यू -2 होगा। और जो कांस्टेंट होता है वो c की वैल्यू होती है, तो यहाँ कांस्टेंट -8 है, इसीलिए c की वैल्यू -8 होगी। तो सम ऑफ द जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यानी अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये रिलेशनशिप आपको बहुत अच्छे से याद रखना है।
तो सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू सी बाय ए। अब ये तो ठीक है, अब आप इसको प्रूफ कैसे करोगे, मतलब आपको रिलेशनशिप प्रूफ करके दिखाना है कि हमने जो फाइंड आउट किया है जीरोस वो करेक्ट है। तो आप क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे और RHS में बी और ए का वैल्यू पुट करेंगे और देखते हैं LHS RHS इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। आना चाहिए, तभी हम प्रूफ कर पाएंगे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस। तो अल्फा की वैल्यू हमारी क्या आई है 4 प्लस बीटा की वैल्यू आई है -2। तो ये क्या हो गया 4 प्लस -2 यानी कि 4 - 2, तो ये क्या हो गया 2, ठीक है। और जो इसका RHS है वो है -b बाय ए यानी -b का वैल्यू क्या है -2 अपॉन ए का वैल्यू क्या है 1, तो ये क्या होगा माइनस ऑफ -2 प्लस 2। तो देखिए इसका जो LHS है वो भी 2 आया और जो RHS है वो भी 2 आया। सिमिलरली हम प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी लेंगे, अल्फा इंटू बीटा जो है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस एंड दैट इज इक्वल टू सी बाय ए। तो अल्फा की वैल्यू हमारी आई है 4 इंटू बीटा की वैल्यू आई है -2, तो ये हो जाएगा -8। अब हम देखते हैं RHS क्या है सी बाय ए, तो सी का वैल्यू क्या है -8 अपॉन ए का वैल्यू है 1, तो ये अगेन हो गया -8। तो यू कैन सी बोथ द वैल्यूज आर इक्वल। तो वी हैव प्रूव्ड द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले आपको अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना होगा बाय द मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। फैक्टराइज करने के बाद आपको 2 टर्म्स मिलेंगे, जहाँ से आपको इसको इक्वल टू 0 करना है, तो वहाँ से आपको 2 वैल्यूज मिलेगी x की, वही दोनों जो है वो हो जाएंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। मीन्स यू विल गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा एंड देन यू हैव टू प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन देम, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बाय a एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाय a। तो इसका मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताया है। अभी इसमें टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, तो इसके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। Let us see its third question. This is the third question of question number 1, 6x square minus 3 minus 7x। देखिए अक्सर जब बच्चे इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं तो उनको क्या लगता है, जो फर्स्ट वाला टर्म है वो a है, सेकेंड वाला b है और थर्ड वाला c है। ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आपको हमेशा इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, पहले x स्क्वायर लिखना है हमको, फिर हमको x लिखना है यानी कि -7x, फिर हमको कांस्टेंट लिखना है यानी कि -3। मतलब जो पावर होता है वेरिएबल का वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड होना चाहिए, पहले पावर 2 फिर पावर 1 फिर पावर 0 यानी कि कांस्टेंट। देन आप देखेंगे a b और c का वैल्यू, यानी कि जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो a का वैल्यू होगा, तो a इज इक्वल टू 6। जो x का कोएफिशिएंट है वो b की वैल्यू होगा यानी कि b इज इक्वल टू -7, और जो कांस्टेंट है वो c की वैल्यू होगा यानी c इज इक्वल टू -3। So we got the value of a, b and c. Now अब आपको क्या करना है, इसे फैक्टराइज करना है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो मैंने अभी बताया। उसके लिए हमें a और c का प्रोडक्ट करना होगा। तो a का वैल्यू है 6, c का वैल्यू है -3, तो हमें क्या मिल गया ये -18। अब आपको -18 के लिए 2 नंबर सोचना होगा, जिसका जो प्रोडक्ट है वो होगा -18 और उसका जो सम है वो होगा मिडिल टर्म दैट इज -7। ठीक है, तो क्या हो सकता है, वो 2 नंबर होंगे 9 and 2। नाउ 9 और 2 का प्रोडक्ट -18 होता है, लेकिन ये -18 है, इसका मतलब प्रोडक्ट तभी नेगेटिव होता है जब दोनों में से कोई एक नेगेटिव हो, तभी उसका प्रोडक्ट नेगेटिव हो सकता है। तो इसका मतलब 9 और 2 दोनों में से कोई एक नेगेटिव होना चाहिए। अब हम किसको नेगेटिव लेंगे, उसको सोचने के लिए हमें मिडिल टर्म यानी कि -7 वो वैल्यू हमें देखनी है क्या है, b का वैल्यू क्या है। तो -7 तब होगा जब हम 9 को माइनस लेंगे। अगर हम 2 को माइनस लेंगे तो क्या आएगा, +9 - 2 का वैल्यू +7 होगा।
हमें -7 चाहिए, तो हमें बड़े नंबर को नेगेटिव लेना पड़ेगा, यानी कि -9 + 2। ठीक है, तो वो दो नंबर हमें मिल गए, वो है -9 और 2। अब हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, यानी कि 6x² जो -7x है इसे हम स्प्लिट करेंगे, तो -9x + 2x और -3 हमारा एज इट इज लिखेंगे। अब हम अगेन क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे फर्स्ट 2 टर्म और लास्ट 2 टर्म में। अब इन दोनों में हमें कॉमन निकालना होगा, तो वो होगा 3x। यहाँ से 3x कॉमन निकला तो हमारे पास क्या बचेगा, 2x - 3। अब यहाँ पे देखो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ भी कॉमन नहीं रहता है तो हम 1 कॉमन निकालते हैं, और वो होगा 1 हमने कॉमन निकाल दिया, तो वो हो गया 2x - 3। अब इस पूरे में ओवरऑल में हमें 2x - 3 कॉमन मिल रहा है, तो ये हम यहाँ लिख लेते हैं 2x - 3, और इसको कॉमन निकालने के बाद हमारे पास क्या बचता है, 3x + 1 बचता है, तो 3x + 1 हो गया। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 दोनों को = 0 करेंगे। एक बार 2x - 3 = 0 होगा, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी 3/2, और एक बार हम 3x + 1 को = 0 करेंगे, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी -1/3। तो हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अल्फा की वैल्यू है 3/2 और बीटा की वैल्यू है -1/3। ऐसा जरूरी नहीं है कि पहला वाला 0 हमें अल्फा लेना है, दूसरा वाला बीटा। आप किसी को भी अल्फा और किसी को भी बीटा ले सकते हैं। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें करना क्या है, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या करना है कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो -b/a होनी चाहिए, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो है वो c/a होनी चाहिए। तो हम वैल्यू पुट करके देखते हैं। अल्फा की वैल्यू है 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू है -1/3। उसको हम सॉल्व करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, इसको 6 बनाने के लिए इंटू 3 करेंगे, ये भी इंटू 3 हो गया 9, प्लस इसको 6 बनाने के लिए इंटू 2 करेंगे, ये भी इंटू 2 हो गया, तो ये होगा -2/6 विच इज इक्वल टू 7/6। और इसका b/a क्या है, b/a -b/a, तो -b का वैल्यू क्या है -7/a, a का वैल्यू है 6, तो ये हो गया 7/6। तो दोनों इक्वल आ गया, 7/6 7/6 वेरीफाई हो गया। अब जो दूसरा रिलेशन है उसको भी वेरीफाई करेंगे। तो अल्फा की वैल्यू है 3/2 इंटू बीटा, बीटा की वैल्यू है -1/3। यहाँ 3 कैंसिल हो गया, तो ये है -1/2। और सिमिलरली हम c/a का भी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो c का वैल्यू है हमारे पास, c का वैल्यू क्या है -3/a, a का वैल्यू क्या है 6, जिसको हम काटेंगे तो क्या मिलेगा -1/2। तो देखिए दोनों इक्वल आ गया, मतलब हमने वेरीफाई कर दिया। तो इसके बाद मैं इसका एक और क्वेश्चन ले रही हूँ। वैसे तो बाकी सब सिमिलर है, एक थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं आपको बताती हूँ। इसका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है इसका t² - 15। तो देखिए ये हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें तो मिडिल टर्म ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ आइडेंटिटी लगाएंगे a² - b²। तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को अरेंज करेंगे a² - b² के फॉर्म में। ये क्या बन जाएगा, t² ये होगा √15 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो गया a² - b², ये हमारा इस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन है। तो ये आइडेंटिटी क्या है, इक्वल टू a + b इंटू a - b। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है t, और b की वैल्यू क्या है √15। तो हम उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, t + √15 और t - √15। ठीक है, अब हम इसको इंडिविजुअली दोनों को = 0 करेंगे। तो एक बार हम t + √15 = 0 करेंगे, तो यहाँ से हमें t की वैल्यू क्या मिलेगी -√15, और एक बार हम t - √15 = 0 करेंगे, तो यहाँ से हमें t की वैल्यू क्या मिलेगी √15। तो हमें a और अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल गई। अल्फा इज इक्वल टू -√15
और बीटा इज इक्वल टू √15। अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल गई। अब हम इसका करेंगे इनके रिलेशनशिप का वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए प्रूफ कर लेते हैं। अल्फा की वैल्यू, अच्छा पहले हम ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे ए का वैल्यू क्या है, जो टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो है 1। बी का वैल्यू क्या है, जो टी का कोएफिशिएंट, तो टी तो है ही नहीं तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा 0। और सी का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, वो है -15। तो ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 0 है और सी का वैल्यू -15 है। नाउ पुटिंग द वैल्यूज हियर, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इज इक्वल टू -√15 प्लस बीटा, बीटा का वैल्यू है √15, इसका वैल्यू क्या आएगा -√15 प्लस √15, ये हो जाएगा 0। और माइनस बी बाय ए का वैल्यू क्या आएगा, माइनस बी का वैल्यू 0 है तो बाय ए क्या है 1 विच इज इक्वल टू 0, तो दोनों इक्वल आ गया। सिमिलरली सेकेंड जो है वो है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। तो अल्फा की वैल्यू है -√15 इंटू बीटा, बीटा की वैल्यू है √15। तो √15 इंटू √15 क्या होता है, 15 होता है और उसका साइन नेगेटिव होगा बिकॉज यहाँ माइनस का साइन है। और सी बाय ए का वैल्यू क्या होगा, सी का वैल्यू है हमारा -√15 बाय ए का वैल्यू है 1, तो ये भी हो गया -15। तो ये दोनों की वैल्यू हमारी इक्वल आ गई। सिमिलरली यहाँ पर भी दोनों की वैल्यू इक्वल आई थी 0 and 0। तो इन दिस वे वी प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस। तो इसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चंस भी सेम ऐसे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज you have to form a quadratic polynomial and where you have been given sum of the zeros and product of the zeros। मतलब sum of the zeros की वैल्यू आपको गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की वैल्यू आपको गिवन है और आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। तो उसके लिए आप ही पहले फॉर्मूला समझ ले, हाउ टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये फॉर्मूला है x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। मतलब कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने का। तो या तो आपके पास उसके लिए अल्फा और बीटा की वैल्यूज इंडिविजुअली होनी चाहिए आपके पास, यानी कि अल्फा और बीटा की वैल्यू दोनों की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और यहाँ भी पुट करेंगे। और या तो फिर सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए। मतलब अगर सम की वैल्यू है तो आप डायरेक्टली उस सम की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, इंडिविजुअली आपको अल्फा और बीटा फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की वैल्यू भी हम डायरेक्टली पुट करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, जिसमें हमारे पास सम ऑफ द जीरोस की वैल्यू गिवन है 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की वैल्यू गिवन है -1। आप क्वेश्चन में बहुत ध्यान से पढ़ें कि ये सम और प्रोडक्ट की वैल्यू गिवन है या अल्फा और बीटा की वैल्यू गिवन है, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो आंसर गलत आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। x² माइनस सम का वैल्यू 1/4 है तो हमने अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे 1/4 पुट कर दिया, इंटू x हो गया प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, उसकी वैल्यू हमारे पास -1 गिवन है तो मैंने यहाँ -1 पुट कर दिया। अब ओवरऑल ये हो गया x² माइनस 1/4x यानी कि x/4 प्लस माइनस क्या होगा -1। तो ये हमें मिल गया एक। अब हम चाहें तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ एलसीएम भी ले लिया है, ये हो गया 4x² माइनस x माइनस 4/4। हम इसके डिनोमिनेटर को स्किप भी कर सकते हैं, 4x² माइनस x माइनस 4, ये हमारा आंसर आ गया। तो इसमें कुछ 6 क्वेश्चंस हैं हमारे पास और सभी सिमिलर है, सभी में आपको सम प्रोडक्ट का वैल्यू गिवन है, जस्ट आपको यहाँ पे पुट कर देना है। सो दिस वाज द सेकेंड क्वेश्चन। इसके आगे जो थर्ड एक्सरसाइज है 2.3, इट इज बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स जो टॉपिक है वो डिलीट कर दिया है सीबीएसई ने, तो वो आपको नहीं पढ़ना है। तो थर्ड एक्सरसाइज आप कंप्लीटली स्किप कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2.4, ये भी आपको नहीं पढ़ना है बिकॉज ये ऑप्शनल एक्सरसाइज है और इसमें से एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो अगर आप कुछ और प्रिपेयर कर रहे हैं कोई और एग्जाम की तो आप प्लीज़ इसको जरूर बनाएं, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्जाम दैट इज नॉट कमिंग। तो 2.3 एंड 2.4 आप स्किप कर सकते हैं बिकॉज दैट इज डिलीटेड।
And in this way I completed the chapter, and please do watch my upcoming videos in which I am going to explain the next chapter, that is chapter number 3. So I hope your revision is going on good. Best of luck for your exams. Please do watch my videos, subscribe my channel. Thank you.